नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान के दुनिया के यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों ने पहली वीडियो और सेकंड वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत हम देखते हैं आगे 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। पहला अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। दूसरा पॉइंट क्या है? इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 और 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। चौथा पॉइंट, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। पांचवा पॉइंट है, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ें। उससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसे महत्वपूर्ण पॉइंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला पॉइंट क्या था? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त
गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। दूसरा पॉइंट, इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर ही जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। आइए अब आगे देखते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे उससे पहले आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा। चलिए प्रश्न सुन लीजिए, उत्तर दीजिएगा। द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के तहत और कौन सा गवर्नर जनरल था भारत का जब द्वैध शासन लागू हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम को मालरे मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मालरे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला पॉइंट, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। इस केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। दूसरा पॉइंट, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तीसरा पॉइंट, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। चौथा पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। पांचवा पॉइंट, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता और वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया था। छठा पॉइंट है, इस प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। किसने किया ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप ध्यान से सुनते हैं वीडियो मेरी कि नहीं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, किताब पढ़िए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
कौर्मिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय भी थे। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। पहला पॉइंट है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और सकारात्मक ही बना रहा। सेकंड पॉइंट है, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इसे कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध एवं यूनानी शब्द डाई-आर्की से व्युत्क्रम शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। तीसरा पॉइंट क्या है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। किस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पांचवा पॉइंट क्या है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया। छठा पॉइंट है, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। सातवां पॉइंट है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। आइए अब आगे देखते हैं। 8वां पॉइंट, इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया। किसने किया है, किस अधिनियम के तहत किया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंततः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। 10वां पॉइंट है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद
जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट विस्तृत प्रदान करना था। अब हम साइमन कमीशन को कल पढ़ेंगे। तब तक आप मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे हैं इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल साइमन कमीशन का महत्वपूर्ण भाग कवर किया जाएगा। कल ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चैप्टर 1 समाप्त करते हुए संविधान का निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये लक्ष्मीकांत की सीरीज है। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है, उसमें भी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे अधिनियम 1773 का अधिनियम उसमें कवर किया गया है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।